एल्केन कैसे बनाते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी ले ली है। अब एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में हम जानकारी लेंगे और कुछ प्रश्न देखेंगे। देखो बेटा, रासायनिक गुण जो होता है ना, वो किस प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करती है एल्केन, इसके बारे में कुछ जानकारी तो मैं आपको दे चुका हूं, लेकिन इनमें कौन कौन सी अभिक्रिया होती है इनको एक बार और देख ले। इसमें होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन को हटा करके कोई समूह का जोड़ना एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। एल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो लगे होते हैं, उस हाइड्रोजन को हटा करके कोई दूसरा समूह का जोड़ना या परमाणु का जोड़ना, ये कहलाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, जिसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन से क्रिया या ऑक्सीकार्बो से क्रिया जब होती है तो इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। अगला है समावयवीकरण, यानी एक एल्केन का दूसरे समावयवी एल्केन में परिवर्तित होने की क्रिया को हम समावयवीकरण कहते हैं, यानी एक समावयवी से दूसरे समावयवी में परिवर्तित होना समावयवीकरण कहलाता है, आइसोमराइजेशन कहलाता है। फिर बढ़ेंगे एरोमेटिकरण, यानी आप यहां पर समझ रहे हैं कि जो एल्केन एक एलिफेटिक कंपाउंड है, उससे एरोमेटिक कंपाउंड यानी बेंजीन जैसी संरचनाओं का निर्माण होना, यह एरोमेटिकरण कहलाएगा। भाप के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करती है और भंजन क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। भंजन को पेट्रोलाइसिस भी कहा जाता है, क्रैकिंग भी कहा जाता है। तो चलें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है कोई हाइड्रोजन को हटा करके किसी दूसरे समूह का जुड़ जाना। अगर मैं यहां पर सिंपल से एक बात कहूं कि भाई ये मीथेन है, मीथेन है, CH4 है, इसमें मैं इसकी अभिक्रिया X2 से करा रहा हूं, तब ये हाइड्रोजन अलग कर दिया इसने, तो बच गया CH3 और इस जगह पर H को हटा करके जुड़ गया कोई X, तो ये H हट गया, इसका एक X जो है HX बना लिया। ये एक तरह से प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, यानी किसी को हटा करके कोई चीज जुड़ता है तो इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ऐसी अभिक्रिया हम देखेंगे तीन प्रकार से। एल्केन का हैलोजनीकरण, हैलोजन हैलोजन से मैंने कराया रिएक्शन। नाइट्रीकरण, नाइट्रो समूह का जोड़ना, NO2 का जोड़ना। इसी तरह सल्फोनीकरण, SO3H का जोड़ना। यहां पर प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन को हटा करके NO2 जुड़ता है, हाइड्रोजन को हटा करके SO3H जुड़ता है। ऐसी अभिक्रिया होती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में। तो हमारे पास है एक हैलोजनीकरण, एक है नाइट्रीकरण और एक है सल्फोनीकरण। हैलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, इस तरह से हम तीन अभिक्रियाओं को यहां पर हम देखने वाले हैं। चलिए हम देखें एल्केन्स का हैलोजनीकरण क्या है। पहली बात तो ये समझेंगे कि एल्केन का हैलोजीकरण जो है लगभग 600 केल्विन ताप पर या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के द्वारा। क्लोरीन के द्वारा जब होता है तो क्लोरीनीकरण कहलाता है। जो अभिक्रियाएं पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं वह अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इस अभिक्रिया के बारे में। एक और जानकारी ले लें, हैलोजनों में क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, यानी कि आप जानते हो कि आयोडीन की तुलना में ज्यादा क्रियाशील ब्रोमीन और उससे ज्यादा क्लोरीन और उससे ज्यादा फ्लोरीन होता है। और फ्लोरीन के बारे में ये भी जानते हो कि बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील, यानी प्रकृति का सर्वाधिक क्रियाशील अगर कोई तत्व है अभी तो ये हमारे लिए क्या है, फ्लोरीन है। उससे बहुत कम क्रियाशील होता है क्लोरीन, उससे बहुत कम क्रियाशील होता है ब्रोमीन और उससे भी बहुत कम क्रियाशील होता है आयोडीन। तो क्रियाशीलता का क्रम जो है इस तरह से घटते जाता है। हम हैलोजनीकरण की क्रिया में हम एक रिएक्शन देख लें कि पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में यह लगभग 520 से 670, यानी कि मैं कह दूं कि 600 केल्विन तापमान लिख देता हूं मैं, उसके ऊपर नीचे आप सोच सकते हो। तो पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में एक रिएक्शन की बात करता हूं मैं। CH4 क्लोरीन से क्रिया करता है अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में, या हम लिख सकते हैं लगभग 600 केल्विन ताप पर। क्या होगा, एक H को एक क्लोरीन लेकर निकल गया, बन गया HCl प्लस, क्या बच गया, इसका CH3 बचा हुआ है और उस जगह एक जगह खाली है, इसमें इस जगह पर क्लोरीन जुड़ गया है। अभिक्रियाएं करना आज आपके लिए काफी आसान हो गया है, सो ये काफी आसानी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई होगी, क्या हुआ होगा। क्या हुआ है, अगर आप सोचना चाहें, अगर शुरुआती दौर पे अगर बात करें, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सब कोई बचा नहीं होगा जिनको बात समझ में नहीं है। क्या हुआ, इस जगह पर हुआ यह है कि ये क्लोरीन दो भाग में टूट चुका है और यहाँ पर H और ये CH3 अलग हो चुका है। H को लेकर के एक क्लोरीन निकल गया है तो बच चुका है यहाँ पर H और CH, एक संयोजकताओं से जुड़ गया है, एक बॉन्ड से जुड़ गया है, और अब क्लोरीन जो बचा है ये CH3 बचा है। देख लो CH3 बचा है ये इस तरह से, और ये हमारे पास क्लोरीन बचा है, इसकी संयोजकता बची हुई जो आपस में जुड़ जाएगा, इस तरह से CH3Cl बना। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जांपल है जो कि क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्लोरीनेशन कहते हैं, क्लोरीनीकरण कहते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, क्लोरीनीकरण। तो आपको समझ में आया होगा हैलोजनीकरण में हमने क्लोरीनीकरण वाली अभिक्रिया को हमने देखा।
हम इसी तरह से कुछ अभिक्रियाओं के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही ये अभिक्रिया आगे बढ़ सकता है। तो देखें, एल्केन या मीथेन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीनीकरण होता है। जितनी हाइड्रोजन इसमें होगा, सारे हाइड्रोजन को एक एक करके हटाते जाएगा और आगे कंटिन्यू होते जाएगा ये अभिक्रिया। जैसे अपने ये फर्स्ट स्टेप में देखा है, तो इस अभिक्रिया को अगर हम कुछ एक लाइन में देखें तो क्या देखेंगे, CH4 क्लोरीन से अभिक्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में। तो एक क्लोरीन एक H निकल गया, HCl बन करके। बच क्या गया, CH3 बचा है और उस जगह पर एक Cl जुड़ गया, एक H की जगह Cl जुड़ गया। फिर अगर हम बात करते हैं अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में, हम देख रहे हैं कि क्लोरीन से हम इसकी क्रिया और करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन, जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक ये क्रिया आगे कंटिन्यू होते जाएगा। एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकल गया, HCl बन करके, जगह खाली हो चुका है, CH2 हो चुका है और 2 Cl जुड़ गया। इसी तरह से अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से फिर से रिएक्शन, एक Cl एक H निकल गया, HCl बन करके, और ये Cl जुड़ गया तो CHCl3 बन गया। इसी तरह से प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन Cl2 से अभिक्रिया, H जब तक बचा रहेगा तब तक अभिक्रिया हुई और ये H निकल गया इसके एक Cl के साथ, तो H और Cl निकल गया, एक Cl बचा जो उसकी जगह जुड़ जाएगा, तो CCl4। यानी आप क्या देख रहे हो, हाँ, प्रकाश की उपस्थिति में या 520 से 670 केल्विन पर अभिक्रिया है। तो आप दोनों में से कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में आप देख रहे हो H हटाते गया क्लोरीन जुड़ते गया, H हटाते गया क्लोरीन जुड़ते गया, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हुई हैं। ये मीथेन है, आपको पता होगा, ये क्या है, क्लोरोमीथेन है। ये क्या है, डाइक्लोरोमीथेन। ये क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन है। ये क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म, इस तरह से। तो हमने देखा कि मीथेन, क्लोरोमीथेन, मीथेन का क्लोरोमीथेन में, क्लोरोमीथेन का डाइक्लोरोमीथेन में, डाइक्लोरोमीथेन का ट्राइक्लोरोमीथेन में, जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, तथा उसके बाद टेट्राक्लोरोमीथेन में क्लोरीनीकरण हुआ है। हम कुछ जानकारी और ले लेते हैं। यहां पर अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के एक के बाद एक परमाणु, एक के बाद एक प्रतिस्थापित होने से निम्न प्रकार का मिश्रण प्राप्त होगा। मतलब क्या बोला गया है इसमें, अगर मीथेन का क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया कराते हैं तो हमें ये इस प्रकार के पदार्थ प्राप्त होंगे। ये 1 2 3 4 4 प्रकार के और भी पदार्थों का मिश्रण प्राप्त होगा, ये बोला गया। इनके मिश्रण प्राप्त होते हैं, ना कि एकदम, ना ही हमको प्योर मात्रा में ये मिलेगा, ना प्योर ये मिलेगा, ना प्योर ये मिलेगा, ना प्योर ये मिलेगा। इन सबका मिक्सचर प्राप्त होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ का बहुत हद तक क्लोरीनीकरण हो जाए, कुछ मीथेन का कुछ सीमा तक होने के बाद रुक जाए, ऐसा भी होता है। इसीलिए यहां पर इसको मिश्रण शब्द का उपयोग किया गया है इस जगह पे। हम बात करते हैं, इस तरह से हमने पूरे रिएक्शन लिखा, आपने देखा एक रिएक्शन को, तो ये पदों वाइज लिखा गया है। इस अभिक्रिया को अगर आपको फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम कहते हैं, चलिए, मीथेन का क्लोरीनीकरण, मीथेन का क्लोरीनीकरण, तो क्या वो मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। अब एकदम याद हो गया, समझ में आ गया आपको। मैं इसको प्रथम पद कह दूं, अल्ट्रावायलेट प्रकाश या 520 से 670 केल्विन तापमान, तब एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन निकल गया, HCl बन करके, और बन गया CH3Cl। द्वितीय पद जो बना हुआ है CH3Cl, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मैंने वहां पर श्रेणी के रूप में लिखा और यहां पर मैं पद वाइज लिख रहा हूं। तो दोनों स्टेप्स हैं, कितने स्टेप आए देखो, 1 2 3 4, 4 स्टेप में बना, यहां पर भी 4 स्टेप आएगा। प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद पे काम करते हैं, क्लोरीन एक्सेस में है तो रिएक्शन होते जाएगा अल्ट्रावायलेट प्रकाश। तो आप सारी कंडीशन एक जैसा लिख सकते हो दोनों में। क्लोरीन और HCl बनकर निकल गया, बच क्या गया, CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। तृतीय पद जो बना है उसे उठा लेते हैं, CH2Cl2। इसमें से और भी अभिक्रिया हो सकता है क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें, क्लोरीन से रिएक्शन, सारी कंडीशन सेम, HCl बना और अब बन गया CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हो। अब है चतुर्थ पद, अब क्या होगा, CHCl3 क्लोरीन से रिएक्शन और कंडीशन वही है, तो एक H एक Cl निकल गया, अब वो जो जगह खाली हुआ था उस जगह पर एक क्लोरीन और जुड़ गया, CCl4 बन गया।
हमने यहाँ पर पदों में लिखा है, मतलब एक अभिक्रियाओं को आप कई तरह से लिख सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैंने दोनों तरह से लिख के आपको दिखाया, ताकि आप आगे जाकर के किसी तरह की आपको कोई तकलीफ ना हो, बातों को आप आराम से समझ सके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिस्टम को समझ सके। चलते हैं भाई, अब बात करते हैं इस अभिक्रिया को। ध्यान से देखिए, ये प्रोपेन है, प्रोपेन की क्रिया क्लोरीन से कराया गया तो दो तरह के यौगिक बन सकते हैं। मैं इस रिएक्शन को करके दिखाता हूँ आपको। CH3 CH2 CH3, इसकी क्रिया मैं क्लोरीन से कराता हूं तो मुझे क्या मिल सकता है? ये क्लोरीन या तो यहां पर अटैक करेगा, या यहां पे करेगा, या यहां पे करेगा। यहां पे करना है तो मतलब एक ही होगा। क्यों? देखिए, मैं यहां से कहता हूं कि एक यहां पे बना तो एक निकल गया HCl, तो ये बनाता है आपके पास क्या चीज? ये भी प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन। तब ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है CH3 CH3 CH2 और CH2Cl। क्या बना? 1 क्लोरोप्रोपेन। ये 1 क्लोरोप्रोपेन बना। या ये क्लोरीन अटैक करता इस जगह पर तो क्या होता? H निकल गया Cl बन के, और वो सेल यहां पे जुड़ जाएगा। तो हम देखेंगे कि ये भी बनता है और साथ में ये भी बनता है। CH3 CH CH3 इस जगह पर, तो ये क्या बना? 2 क्लोरोप्रोपेन। 1 क्लोरोप्रोपेन बन गया, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। देख रहे हैं? अब बोलेंगे सर अगर इससे होगा तो भाई 1 क्लोरो ही प्रोपेन होगा। आईयूपीएसी नेमिंग तो जानते हो, तो आईयूपीएसी नेमिंग इसीलिए पहले पढ़ाया गया आपको। तो देखिए ये क्या बन गया, यहां पर का क्लोरीन हटा करके हाइड्रोजन हटा करके जुड़ गया तो 1 क्लोरोप्रोपेन, यानी वही कंपाउंड बन गया। आपको बता दूं ये लगभग 60% होता है और ये लगभग 40% बनता है। यहां पर इस चीज का मैं एक्यूरेट बता दूं 56% और ये 44%, यानी कि लगभग 60% और ये लगभग 40%। जो परसेंटेज दिया गया उसी परसेंट को लिख देता हूं यहां पे। ये मिलता है 44% और ये है 56%। मतलब ये है ज्यादा मात्रा बनता है, ये मेजर अमाउंट में बनता है, ये माइनर अमाउंट में बनता है। ये ज्यादा मात्रा अधिकतम बनता है और ये कमी बनती कम बनती है, अधिक बनता है कम बनता है। इसकी मात्रा अधिक है, अधिक मात्रा में प्राप्त में प्राप्ति होती है इसकी, जबकि इसकी प्राप्ति होती है कम मात्रा में प्राप्ति होती है। इससे क्या सिद्ध होगा? इससे यह सिद्ध होता है कि इसकी तुलना में ये वाला रिएक्शन ज्यादा होता है। इसके आधार पर हम इसके मैकेनिज्म को बता सकते हैं। अब ये क्यों ज्यादा प्राप्त होगा, ये क्यों कम प्राप्त होगा, क्या क्रियाविधि होगी इसकी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। हमने यहां पर जो क्रिया देखा था क्लोरीनीकरण का, ये वाली अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होगा तो आपको बताते हैं। इस अभिक्रिया की क्रियाविधि होगा मुक्त मूलक क्रियाविधि। और ये अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि को क्यों कैसे दर्शा रहे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम इसकी क्रियाविधि के बारे में बात करना शुरू करते हैं। जो हैलोजनीकरण देखे थे, मीथेन की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। मीथेन का क्लोरीनीकरण देखे थे, उसकी क्रियाविधि की बात करते हैं। हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, या यूं कह सकते हैं मीथेन की क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि। मीथेन की क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि। मीथेन की क्लोरीनीकरण क्या है बेटा? CH4 का क्या करना, Cl2 से रिएक्शन, अलग अलग पदों में क्या क्या बनता है? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये इसकी क्रिया अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया कैसे संपन्न होता होगा, इसमें प्रकाश का क्या योगदान है या टेम्परेचर का क्या योगदान है, इसको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि क्लोरीन Cl2 है, जब इसमें प्रकाश पड़ता है, अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है, तो ये वाला जो बंध है वो समांश बंध विखंडन करता है, यानी होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, और इस तरह से दो Cl डॉट का निर्माण होता है, यानी यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, यानी हम कह सकते हैं, इसको हम हिंदी में लिखते हैं क्या चीज? क्लोरीन मुक्त मूलक। ये बनता है क्लोरीन मुक्त मूलक। इस जगह पे क्लोरीन मुक्त मूलक बनता है। मुक्त मूलक जहां बन गया, वो मुक्त मूलक नए मुक्त मूलकों को निर्मित करेगा और नए उत्पादों को निर्मित करेगा। किस तरह से, जरा देखें। अब देखते चलिए एक एक स्टेप में। CH4 है, जहां आप समझ रहे हैं ये CH4 है। जब क्लोरीन मुक्त मूलक, ये मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल है। जब क्लोरीन मुक्त मूलक इसके नजदीक आएगा तो यहां पर भी किसी एक जगह पर इसके आने से यहां पर भी होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, समांश बंध विखंडन होगा, जिससे H मुक्त मूलक और ये
CH3 मुक्त मूलक बनेंगे। H मुक्त मूलक को ले गया HCl तो ये बन जाएगा HCl। H मुक्त मूलक ये है, Cl मुक्त मूलक ये है, दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना लिया, HCl बन गया। बस यही कहानी है। अब बच क्या गया जरा देखिए आप, CH3 मुक्त मूलक हमें प्राप्त हुआ है। CH3 मुक्त मूलक आप स्ट्रक्चर बना करके ऐसे लिख सकते हो, ये CH3 मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है। अब जो CH3 मुक्त मूलक है वो क्या करेगा, मैं ऐसे लिख दूं, बोलो ऐसे लिख दूं, इस चीज को ऐसे लिख दूं, क्लियर है? ठीक। अब इसकी अभिक्रिया Cl2 से हो जाएगा। एक बार मुक्त मूलक बनने की जरूरत है, उसके बाद ये आगे कंटिन्यू होते जाता है। ये मुक्त मूलक इसके बंध को वैसे ही तोड़ेगा, तो इस तरह से 2 Cl मुक्त मूलक बनेंगे, उसका एक Cl मुक्त मूलक, यानी कि Cl Cl है भाई, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और इस तरह से ये 2 मुक्त मूलक बनेंगे, ये और ये मुक्त मूलक अब क्या करेगा, इनके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, ये बन गया CH3Cl प्लस एक क्लोरीन बच गया है मुक्त मूलक। इस तरह से यहां पर एक क्लोरीन मुक्त मूलक बना। जो मैं कर रहा हूं वो काम आप करो अपनी कॉपी में, तब समझ में आएगा। बात सुन रहे होगे बैठ के, नहीं आएगा। पहले क्या हुआ लिखो, फिर क्या हुआ लिखो, फिर क्या हुआ लिखो, तो बात समझ में आएगी। क्योंकि लगभग मैं ये सोच रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि भाई ये पहला ही मैकेनिज्म पढ़ रहे हो, इसके बाद तो बहुत मैकेनिज्म पढ़ना है, बहुत सारी क्रियाविधियों को पढ़ना है, बहुत सारे रिएक्शन में क्रियाविधियों को पढ़ना होता है। क्रियाविधि पढ़ने से हमारा दिमाग खोलेगा कि रिएक्शन हुआ कैसे है एक एक करके। हमने तो वैसे बोल दिया था कि क्लोरीन से क्रिया कराएं तो H लेकर निकल गया HCl बन गया, वो रासायनिक क्रियाएं जो अभी देख रहे हो, तो रासायनिक अभिक्रिया थी। यहां पर जो देखे थे ना, यहां पर जो आप देखे थे, एक Cl एक H निकल गया, HCl बन के निकल गया, HCl निकल गया, बन गया CH3Cl। फिर बात करेंगे, फिर क्लोरीन से क्रिया करेंगे, एक H और एक Cl निकल गया HCl, ये रासायनिक क्रियाएं हैं। CH2Cl2 बन गया, फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराया तो फिर निकल गया HCl, फिर बन गया HCl3, फिर क्लोरीन से क्रिया करेंगे तो निकल गया HCl, फिर बच गया लास्ट CCl4। तो ये एक रासायनिक क्रिया को दर्शा, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई होगी, किन पदों को से होकर गुजरा होगा, इनके बारे में बात करते हैं। तो इस तरह से यहां पर आप देख रहे हो, पर वो हुआ कैसे होगा, क्लोरीन 2 मुक्त मूलक बनाया, क्लोरीन मुक्त मूलक, क्लोरीन मुक्त मूलक 2 ठो। एक क्लोरीन मुक्त मूलक इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाती है, CH4 पर अटैक करता है, CH4 पर अटैक करेगा और H के साथ ये देखो 2 H मुक्त मूलक और CH3 मुक्त मूलक बना। H मुक्त मूलक क्लोरीन से मिलकर के HCl बना लिया और CH3 मुक्त मूलक हमें प्राप्त हो गया। CH3 मुक्त मूलक जो प्राप्त हुआ है वो क्लोरीन से के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन को भी इसी तरह से तोड़ेगा। Cl मुक्त मूलक में चूंकि ये मुक्त मूलक है, यहां पर मुक्त मूलक प्राप्त हुआ, मुक्त मूलक आपस में जुड़ सकते हैं, यानी फ्री रेडिकल आपस में जुड़ते हैं। यहां पर जुड़ गया तो एक Cl यहां पे जुड़ गया और एक Cl मुक्त मूलक हमें प्राप्त हो गया। ये Cl माइनस नहीं है, Cl मुक्त मूलक है, Cl मुक्त मूलक है। अब ये जो Cl मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है वो अब किससे रिएक्शन करेगा, जो बचा हुआ है उससे रिएक्शन करेगा। मतलब एक पदार्थ बन गया, मुक्त मूलक अगर नहीं है तो फिर से इसको उपयोग में ले लो, CH3Cl अब है, इसके साथ अटैक कर रहा है Cl मुक्त मूलक, ये जो बना हुआ है ये दोनों आपस में यहां पर आ गया। अब ये Cl क्या करेगा, Cl मुक्त मूलक इसके H को लेकर के निकल जाएगा, यानी कि यहां पर H और C के बीच में फिर बॉन्ड टूटेगा, जैसे कि H और C के बीच में टूटा, तो ये HCl के साथ मिलकर के बना लिया HCl, और यहां पर बचा हुआ एक H निकल जाने से क्या हुआ, इस जगह पर CH2Cl बना और यहां पर एक मुक्त मूलक। कैसे मुक्त मूलक है पता चलेगा भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, पहले H जुड़ा हुआ था, H जुड़ा हुआ था, H जुड़ा हुआ था, Cl था, ये था, ये H को लेकर निकल गया Cl, तो बन गया ना मुक्त मूलक, वैलेंसी बच गई ना इसकी, तो यही है, इस तरह से CH2Cl बन गया। ये स्ट्रक्चर को समझो, जब तक मैंने कहा लिखोगे तब होगा समझ आएगा। सर इतनी सारी चीजों को याद कैसे रखेंगे, कुछ याद नहीं रखना है, देखते जाते करते जाते हैं, दिखते जाते करते जाते हैं, बस जैसे मैथमेटिक्स में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है, केमिस्ट्री में भी वैसे ही कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स में जैसे आगे स्टेप्स क्लियर होते जाते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में भी स्टेप्स क्लियर होते जाते हैं। तो ये होता है यहाँ पे, तो ये हो गया CH2Cl। फिर ये जो बन गया है कार्बनिक मुक्त मूलक जो है, तो वो कार्बनिक मुक्त मूलक फिर Cl2 पर अटैक करेगा, CH2Cl मुक्त मूलक अब Cl2 पर अटैक करेगा। जो कार्बनिक मुक्त मूलक होता है वो Cl2 पर मुक्त करता है, अटैक करता है, और जो Cl मुक्त मूलक होते हैं वो कार्बनिक पर अटैक करता है। बस इतना समझिए। चलो अब क्या होगा, अब ये इस पर अटैक करेगा तो एक Cl को ले लेगा, तो क्या बन गया CH2Cl2 हो गया, ये CH2Cl था, एक Cl ले लिया, अब Cl मुक्त मूलक बन गया। अब ये Cl मुक्त मूलक है, फिर इस जगह पर अटैक करेगा, CH2Cl2 प्लस Cl मुक्त मूलक, Cl H को लेकर निकल गया, HCl बन गया। Cl मुक्त मूलक जो होता है H को लेकर निकलता है, Cl मुक्त मूलक जो है H को लेकर निकलता है और कार्बनिक मुक्त मूलक बनाता है। वैसे ही अब H तो निकल गया तो H कम हो गया, तो क्या बच गया अब यहाँ पे CHCl2 मुक्त मूलक। अगले स्टेप में चलते हैं, चलो हाँ, अब देखो ये कार्बनिक मुक्त मूलक है, वो कैसे रिएक्शन करेगा, आपको बताया था मैंने, CHCl2 अब कार्बन पर मुक्त मूलक वाला पार्ट है ना, तो ये क्लोरीन से अटैक करेगा, तो
क्लोरीन का एक Cl इसमें चला गया तो ये हो गया CHCl3 प्लस Cl मुक्त मूलक, इसका मुक्त मूलक बन गया। अब फिर ये इस पर अटैक करेगा CHCl3 प्लस C डॉट यानी मुक्त मूलक। अब ये कार्बन हाइड्रोजन को लेकर निकल गया HCl प्लस क्या होगा, ये Cl बच जाएगा, तो CCl3 मुक्त मूलक। अब CCl3 मुक्त मूलक जो है अब किससे Cl2 पर, तो एक Cl इस पे आ गया, CCl4 बन गया और Cl मुक्त मूलक प्राप्त हो गया। यही होना है, कार्बनिक मुक्त मूलक होता है तो Cl2 पर अटैक करता है, Cl2 बच गया, Cl मुक्त मूलक। अब यहां पर Cl मुक्त मूलक यही है और ऐसे भी यहां से भी बना हुआ बचा हुआ एक Cl मुक्त मूलक था, Cl मुक्त मूलक, Cl मुक्त मूलक आपस में जुड़ करके Cl2 बना सकता है। CH3 मुक्त मूलक, Cl मुक्त मूलक जो बना है, देखो CH3 मुक्त मूलक कहीं पर बना होगा, ये है, ये हमारे पास अगर Cl मुक्त जो जो मुक्त मूलक है वो आपस में जुड़ भी सकते हैं, तो ये जुड़ करके क्या बना CH3Cl। ऐसे ही दो CH3 मुक्त मूलक भी आपस में जुड़ सकते हैं C2H6। तो मुक्त मूलकों की विशेषता होती है कि मुक्त मूलक मिलकर के उदासीन अणु का निर्माण करता है जिसकी कोई संयोजकता नहीं बची होती है, और इस तरह से कई तरह के मिश्रण भी प्राप्त, कई तरह के पदार्थों का मिश्रण भी प्राप्त होता है। जब हम इनका प्रयोग करते हैं, जब इनका एनालिसिस करते हैं CH4 के क्लोरीन से रिएक्शन के बाद, तो हमें रियल में हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर क्या हुआ, इथेन भी प्राप्त होता है, क्लोरोइथेन भी प्राप्त होता है और क्लोरोमीथेन भी प्राप्त होता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप इसको बोलो क्या सर ये दो चीजें जोड़ सकता है, मौके मिले तो ये भी जुड़ जाएंगे, CHCl2 मुक्त मूलक, CHCl2 मुक्त मूलक बन गया CH, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर वाइज लिख देता हूँ मैं, दो C आपस में जुड़ गए CH H और यहाँ पर दोनों जगह पर Cl 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 एंड Cl। तो इस तरह से यहाँ पर जो कंपाउंड प्राप्त होता है 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन भी प्राप्त हो सकता है। तो ये एक बातें हैं जो ये क्रियाविधि आपको समझाती है। कितना समझ में आया? उसके साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये क्रियाविधि मतलब ये अभिक्रिया कैसे हुआ होगा, इस बात को समझाने के लिए देखने पे बड़ा एकदम आसान लग रहा था ना, हाइड्रोजन हटाई से करने पर कितना आसान लग रहा था ना, तो बात तो अभी भी आसान है उसकी क्रियाविधि समझना, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है। मैं 3 या 4 बार बोल चुका हूँ ये बात, और अक्सर मैं बोलते रहता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, यानी आप जो जानते हैं, जो आप सुनते हैं, वही उसी पे काम नहीं चलता है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ बातों को और लेके चले। क्लोरीन एक बार मुक्त मूलक का निर्माण होना जरूरी है जिसके लिए अल्ट्रावायलेट प्रकाश की आवश्यकता, उसके बाद कहीं पे नहीं। तो अभिक्रिया की प्रारंभ करने की जरूरत पड़ती है, तो इसको बोलते हैं अभिक्रिया प्रारंभ, अभिक्रिया इनिशियलाइजेशन, अभिक्रिया प्रारंभ यानी प्रारंभ करना। दूसरा होता है प्रोपगेशन, बी यानी अभिक्रिया संचरण, संचरण, और ये अभिक्रिया संचरण होता है तो विभिन्न पदों के रिएक्शंस होते जाते हैं। अब मुक्त मूलक जोड़ने से अभिक्रिया समाप्त होने लगेगी, क्योंकि मुक्त मूलक अब खत्म होने लगेगा, तो ये स्टेप कहलाता है, ये सारे स्टेप कहलाता है अभिक्रिया समापन। या रिएक्शन टर्मिनेशन कहलाता है। तो ये चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस पे थोड़ी कोशिश जरूर करना ताकि आप क्रियाविधि की पहली शुरुआत कर सको। बोलने में तो 2 लाइन में खत्म हो जाता है कि मीथेन की क्रिया क्लोरीन से होती है तो HCl बनता है, CH3Cl बनता है, लेकिन उसके पीछे जो गहराई है उसको जानना बहुत जरूरी होता है, और इन्हीं के बेस पर हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं, और इसके बेस पर बहुत सारे रिएक्शन भी आगे जाकर हम सीखने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इसे खत्म हो जाएगा क्लासेस, ऐसा नहीं होता है। तो हमने जो देखा है कि क्लोरीन का जो मीथेन का जो क्लोरीनीकरण है वो कौन सी क्रियाविधि है, ये कहलाता है मुक्त मूलक क्रियाविधि। मतलब अभिक्रिया के दौरान कौन सा इंटरमीडिएट बनता है या प्रतिस्थापी बनता है, इस आधार पर हम बता सकते हैं कि वो कौन से टाइप का क्रियाविधि। यहाँ पर मुक्त मूलक बना था, मुक्त मूलक क्रियाविधि कहेंगे। कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन क्रियाविधि कहलाएगा। कार्बेनॉन बनेगा, कार्बेनॉन क्रियाविधि कहलाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्या चीज बनता है अभिकर्मक के रूप में। तो इन अभिक्रियाओं को आप आराम से समझ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि शुरुआत क्या हुआ था, क्लोरीन प्रकाश की उपस्थिति में या अल्ट्रावायलेट रेस है उसकी उपस्थिति में होमोलैटिक बॉन्ड फ्रीजन हो गया था। अगर ये नहीं होता तो ये अभिक्रिया आगे नहीं बढ़ता, ये ध्यान रखिएगा जरूर। तो ये क्या हुआ, ये टूट गया Cl मुक्त मूलक, Cl मुक्त मूलक। थोड़ा रिवीजन जरूर करा देता हूं मैं। तो ये अभिक्रिया का प्रारंभ हुआ है, और दूसरा होता है प्रोपगेशन यानी कि संचरण। इस जगह पे क्या हुआ, CH4, देखो पूरा आपको एक एक चीज क्लियर समझ में आ रहा होगा। Cl मुक्त मूलक, इसके रहने से इसमें भी होमोलैटिक बॉन्ड फ्रीजन करेगा, ये टूट गया,
इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, H मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है और ये CH3 मुक्त मूलक प्राप्त हुआ है। तो H मुक्त मूलक प्राप्त हुआ क्या करेगा, Cl से जुड़ जाएगा, तो HCl जुड़ गया। अब आपके पास CH3 मुक्त मूलक मिल गया। जब भी कार्बन मुक्त मूलक प्राप्त होता है तो क्या करता है, देखिए कार्बन का CH3 मुक्त मूलक है, मिथाइल फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब ये क्लोरीन पर आएगा, कार्बन पर मुक्त मूलक हुआ तो वो क्या करेगा, क्लोरीन को होमोलैटिक बॉन्ड फिजन कराएगा। इस तरह से क्लोरीन मुक्त मूलक प्राप्त हुआ जो इसमें जुड़ जाएगा, ये लीजिए इसके साथ जुड़ गया क्लोरीन। अब ये क्लोरीन बच गया मुक्त मूलक। अगर ऐसा है तो अब इसी मॉलिक्यूल के साथ ये क्या रिएक्शन करता है, देखें क्लोरीन मुक्त मूलक होगा तो जिसके साथ प्राप्त हुआ उसी को फिर से ले लो, तो क्या हुआ, इस पर अटैक करेगा। तो मैं उनको आगे लेता हूं, चलिए HCH3 Cl और Cl मुक्त मूलक, यहाँ पर क्या होगा, कोई एक बॉन्ड टूट जाता है इसी तरह से, ये लीजिए होमोलैटिक बॉन्ड फिजन, तो Cl H को लेकर निकल गया तो HCl बन गया प्लस CHHCl, ये मुक्त मूलक। जब कार्बन पर मुक्त मूलक होता है तो क्या करता है वो, बोलो, वो Cl2 को बॉन्ड फिजन कराता है, तो बन जाएगा, फिर आप देखिए टूट गया Cl, यहाँ पर जुड़ जाएगा ClHH, ये बन गया। अब क्या होगा बोलो, हाँ ये Cl बच गया है मुक्त मूलक। अब Cl मुक्त मूलक क्या करेगा, H को लेकर निकल जाएगा। हम स्ट्रक्चर वाइज इस चीज को समझ रहे हैं। अब ये Cl मुक्त मूलक अब यहाँ पर बॉन्ड फिजन कराएगा, तो HCl बन के निकल गया, प्लस क्या बच गया, Cl Cl3, क्योंकि H को लेकर निकला है ना ये, तो ये C पर अभी कोई भी परमाणु नहीं जुड़ेगा, सिर्फ यहाँ पर I में इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब फिर से वही कार्बन वाला C मुक्त मूलक वाला केस आ गया, तब क्या करेगा ये बताओ, ये Cl मुक्त मूलक के साथ नहीं Cl2 के साथ, तो Cl2 के साथ फिर यहाँ पर बॉन्ड फिजन होगा, तो ये एक मुक्त मूलक बना जो कि इसके साथ जाके जुड़ गया, तो C ये जुड़ गया और हमारे पास एक Cl मुक्त मूलक प्राप्त हुआ। अभी क्रिया अंत कैसे हो जाता है, C स्टेप क्या करता है, Cl मुक्त मूलक जुड़ करके Cl2 बना के खत्म हो गया। ऐसे एक तो नहीं रहेगा, तो हजारों बनेंगे, ऐसे हजारों चीजें बनती जाती। तो यही बात है कि इस तरह से मुक्त मूलकों का निर्माण होता है और क्लोरीनीकरण की क्रिया होती है। काफी आसान रहा क्लोरीनीकरण की क्रिया को समझना, बस इसमें प्रैक्टिस चाहिए, बस इतना ही बार बार कहता हूं मैं कि प्रैक्टिस चाहिए, तो मतलब प्रैक्टिस चाहिए। बात समझ में आई होगी। हम इसी तरह की कुछ और बातों पर ध्यान दें। ब्रोमीन से एल्केन की क्रिया कठिनाई से होती है, यानी कि ब्रोमीनीकरण इसी तरह से होगा लेकिन ये कठिनाई से होती है। यहाँ पर हमें ये क्रिया बहुत फास्ट नहीं होगा, तो CH4 पर ब्रोमीन की क्रिया करा रहे हैं उच्च तापमान पर, तो ये ब्रोमीन इस Cl को H को लेकर निकल गया, HBr प्लस बच गया CH3Br, ये बन जाता है। तो ये इस तरह की क्रिया एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसको ब्रोमीनीकरण कहेंगे। आयोडीनीकरण ये बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है और अगर हो भी जाए तो वो उत्क्रमणीय भी होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब CH4 आयोडीन से रिएक्शन कर देगा, I और H निकल करके HI बन गया है और फिर बच गया CH3I, ये बन गया। लेकिन ये बनने के बाद इन दोनों के साथ फिर रिएक्शन होने से क्या होता है, आयोडीन इसको दे देगा, H ले लेगा, फिर मीथेन बन जाएगा। यानी ये अभिक्रिया कैसा होगा, उत्क्रमणीय होगा। तो ज्यादा स्थायी रूप से होने वाली अभिक्रिया किसके साथ है, क्लोरीन के साथ है। फ्लोरीनीकरण की बात करते हैं तो फ्लोरीनीकरण फ्लोरीन से रिएक्शन करा पाना, इतना फास्ट रिएक्शन होता है, फ्लोरीन इतनी ज्यादा क्रियाशील है, ब्रोमीन कम क्रियाशील है, आयोडीन कम क्रियाशील है, लेकिन फ्लोरीन बहुत ज्यादा क्रियाशील है। हम किसकी तुलना में बात करें तो फ्लोरीन की तुलना में बात करें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन के साथ F के साथ रिएक्शन कराया जाए इसका, तो H को हटा करके फ्लोरीन तो जुड़ जाएगा, लेकिन जो कार्बन कार्बन के बीच में बंध है, अगर मैं मीथेन में लेकर के इथेन ले लूं तो उसके बंध को भी तोड़ सकता है। इसलिए काम किया जाता है कि फ्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो फ्लोरीन गैस को तनु कर दी जाती है अक्रिय गैसों के साथ मिला करके, तो फ्लोरीन गैस को अक्रिय गैसों के साथ मिला करके तनुकरण कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद जब अभिक्रिया कराई जाती है तो आसानी से संपन्न हो जाता है यह अभिक्रिया। तो यही बात यहाँ पर हमने लिखा है, ब्रोमो आयोडो एल्केन पर मर्क्यूरिक फ्लोराइड के द्वारा अभिक्रिया करते हैं, मर्क्यूरिक फ्लोराइड HgF2 के द्वारा अभिक्रिया कराएंगे। तो ये हम यहाँ पर क्या करें, आयोडाइड, ये C2H5I, तो आयोडाइड I को हटा दिया गया, I चला गया F की जगह और F आ गया I की जगह। इस तरह का एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलता है। आपको दिखा दूं, C2H5I, ये आयोडो इथेन, इसकी अभिक्रिया HgF2 के द्वारा करते हैं, तो क्या होगा, इसका F इसमें आ जाएगा, तो ये C2H5F आ गया, दोनों F को छोड़कर के आयोडीन के साथ अटैच हो जाएगा, HgI2 बन जाएगा। तो दो बार है ना ये फ्लोरीन, तो दो बार हुआ तो 2 फ्लोरीन कर दिया मैंने, आयोडीन 2 तो मैंने इसको 2 कर दिया, ये फ्लोरो इथेन बन गया। जरा इस बात को भी ध्यान दें,
कि मीथेन भी होगा तो चलेगा, ये रिएक्शन हो सकता है, बड़ी आसानी से हो सकती है। तो इस तरह का रिएक्शन जो है हमने इथेन का रिएक्शन हमने इनके साथ डायरेक्ट नहीं किया है। हाँ, अगर एक बात और होता है, CH4 की अभिक्रिया अगर मैं फ्लोरीन गैस से करा रहा हूं तो अक्रिय गैस के द्वारा तनु गैसीय विलयन है, इसके द्वारा रिएक्शन कराते हैं। तब क्या होता है कि एक F निकल गया, HF बन करके CH3 बचा है, CH3F बन करके निकल जाता है। ये इस तरह की अभिक्रिया होती है और इसको तनु कहा जाता है अक्रिय गैसों को मिश्रित करके। अब हम बात करते हैं एक अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया होता है कोई हेलो एल्केन है CH3Br CH3I, इसकी अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं। सिल्वर फ्लोराइड अपना F दे देगा, ब्रोमीन इसको दे देगा और इस तरह से बन गया CH3F और AgBr। CH3Cl AgF, F इसको दे दिया जाएगा, फ्लोरीन ये रख लेगा, तो ये होगा CH3F और AgCl। इस तरह के रिएक्शन होते हैं, इस अभिक्रिया को कहा जाता है स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहा जाता है। बस याद रखना सिल्वर फ्लोराइड लिया जाता है और कोई दूसरा हालांकि यहाँ पर ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन भी होगा तो यह अभिक्रिया संपन्न होगी। इस अभिक्रिया को स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या बोलेंगे, सिल्वर फ्लोराइड की अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड से कराते हैं, जो एल्किल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, एल्किल फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, एल्किल हैलाइड कोई दूसरे टाइप का, तो जिससे हमको एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होगा। तो एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने के लिए हमें सिल्वर फ्लोराइड का उपयोग करना पड़ता है। हम अब पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण क्या है, नाइट्रो समूह जोड़ना नाइट्रीकरण कहलाता है। नाइट्रीकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और नाइट्रीकरण जो है उच्च एल्केनों का ही नाइट्रीकरण हो सकता है, छोटे एल्केनों का नाइट्रीकरण संभव नहीं है। एल्केन का नाइट्रीकरण मीथेन का नाइट्रीकरण नहीं होगा, ईथेन का नाइट्रीकरण नहीं होगा, लेकिन बड़े अणुओं का नाइट्रीकरण आसानी से होगा। तो यहाँ पर हम कुछ एक चीजों का, जैसे हेक्सेन का है, हेक्सेन क्या होगा, C6H14 है, हेप्टेन है H 16 हो गया, C8H 16 और 18 हो जाएगा। तो इनका आप नाइट्रीकरण कर सकते हो। तो नाइट्रीकरण कैसे होता है, नाइट्रीकरण होगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। सबसे पहली बात इस बात को जानिएगा, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, जिसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब जो बॉन्ड टूटेगा यहां से टूटेगा और इसके H को लेकर निकल जाएगा। तो उष्मा की उपस्थिति में हम इनका नाइट्रीकरण करेंगे। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, नाइट्रीकरण में एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है जो नाइट्रो समूह के द्वारा होता है। नाइट्रो समूह उसको हटा देता है H को और वो NO2 छूट जाता है। और इसके लिए एल्केन सांद्र नाइट्रिक अम्ल या सधुन नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो। सधुम और सांद्र मतलब क्या, सांद्र मतलब होता है कि उसमें परसेंटेज मात्रा नाइट्रिक एसिड की ज्यादा होती है पानी की तुलना में, और सधुम का मतलब होता है इसमें NO2 गैस भी रिलीज होती रहती है, यानी काफी ज्यादा वो क्या होता है, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो इसके साथ अभिक्रिया होगी, तब यहाँ पर क्या होगा, मात्रा उष्मा गर्म करेंगे तो इसका जो OH है H के साथ निकल जाएगा पानी बन करके, और जो बच गया है मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए C6H13 और ये NO2 इस तरह से बन गया है। ये क्या कहलाएगा, नाइट्रोहेक्सेन कहलाएगा। अब इस बात का ध्यान रखना, बस आप पूरे रिएक्शन इनके साथ आप करके देख सकते हो, कोशिश करिए। देखो हेप्टेन और ऑक्टेन, यहाँ इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब नाइट्रीकरण हो रहा हो तो एक निश्चित टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। जब नाइट्रीकरण हो रहा हो तो वाष्प अवस्था में अगर लिया गया इन चीजों को, इन गैसों को, तो उस स्थिति में, और नाइट्रीकरण की स्थिति में टेम्परेचर कितनी हाई है, 773 केल्विन पर यह अभिक्रिया हो रहा है। तो ये जो है अगर निम्न एल्केन पर अभिक्रिया कराएंगे तो ये गैस होगा, और नाइट्रिक एसिड को हाई मतलब एक तरह से वाष्पित अवस्था में रखेंगे तब जाके रिएक्शन काफी आसान हो जाएगा। तो ये बात देखिए, तो ये जगह पे नाइट्रीकरण कर सकते हैं क्या, इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, क्या है HON डबल बॉन्ड O, ये होगा। तो हम रिएक्शन करा सकते हैं, इसकी भी रिएक्शन करा सकते हैं HONO2 ऐसा लिख करके। तो टेम्परेचर उच्च तापमान पर अभिक्रिया होगा, पानी बनेगा। पानी कैसे, ये OH और ये H लेकर निकल गया, तो H2O निकल गया, बच गया C7H15, 16 से 15 हो गया और NO2 जुड़ गया। तो इसको क्या बोलूंगा, नाइट्रोहेप्टेन। इस तरह से नाइट्रोहेप्टेन का निर्माण होता है। अब बात करते हैं भाई एल्केन, हमने एल्केन का नाइट्रीकरण का हमने देखा, तो जैसे ही आप देख सकते हो सल्फोनीकरण, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के द्वारा होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के द्वारा होगा, प्लस हमें SO3 गैस की आवश्यकता होगी, इसकी उपस्थिति में ही अभिक्रिया हो पाएगा। तो ये भी अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, यानी कि ओलियम। आप जानते हो कि इन दोनों की रिएक्शन से एक पदार्थ बनता है
H2O7, 4 और 3 7 ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 7, ये ओलियन कहलाता है। इसको डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। तो इनके द्वारा ये होता है सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण इस पे भी ध्यान रखिएगा, निम्न एल्केन का सल्फोनीकरण नहीं होते हैं जबकि उच्चतर एल्केन का सल्फोनीकरण होता है। तो मैं यहाँ पर फिर वही काम करता हूँ, C6H14 का H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ SO3 गैस की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रिया कैसे होगी? पहली बात है कि H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए भाई, OH डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, हम इसको या ऐसे लिख सकते हैं, OH को अलग करना जरूरी है तो SO3H भी लिख सकते हैं, ये अलग करके इतने पार्ट को SO3H लिखते हैं। तो ऐसे ही OH जो है, यानी कोई भी एक OH इनके H को लेकर निकल जाएगा पानी बनके, और बच के आगे देखो C6H13, C6H13 और आपके पास बचा है SO3H, ये कहलाता है, ये एक सल्फोनिक अम्ल बन गया है। तो इसको कहेंगे हेक्सेन सल्फोनिक एसिड ही रहेगा ना इस जगह पे। हेक्सेन सल्फोनिक एसिड का निर्माण होता है। तो ये सल्फोनीकरण कहलाता है क्योंकि इसमें SO3H समूह जुड़ता है। वो नाइट्रीकरण कहलाता है क्योंकि उसमें नाइट्रिक एसिड रिएक्शन पर नाइट्रो समूह जुड़ता है, NO2 जुड़ता है। अब चलते हैं ऑक्सीकरण। इसमें ऑक्सीकरण 3 अलग अलग प्रकार से देखने को मिलेगा। एक कहलाता है दहन, दहन मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण। और दहन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा उसका पूर्ण रूप से ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो उसका कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ पानी बना लेगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। CH4 है, इसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि दहन हो रहा है। तब क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के H2O बना लेता है। संतुलित करके देखते हैं, हाइड्रोजन 4 कार्बन 2 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 4 को 4 कर दिए, ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन 2 और 2 4, यानी कि 2 2 4। इस तरह से हमें प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी प्राप्त होता है, चाहे जो भी हो। अब मैं लेता हूं C2H6 ले लेता हूं, तब क्या होगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन, कार्बन बनाएगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन बनाएगा पानी। कार्बन 2 है, 2 कर दिया, हाइड्रोजन 6 3 हो गया। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन और कार्बन तो हो गया, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर 4 और 3 7, फिर 7/3 लिख देता हूं या इस रिएक्शन को लिख देता हूं 2 से मल्टीप्लाई 7/3 नहीं 7/2, तो कितना है 7 7 दूनी 14/2 यानी कि 7 ही ऑक्सीजन हुआ। तो हम यहां पर कह सकते हैं 2 C2H6 plus 7 O2 gives 4 CO2 plus 6 H2O, ऐसा भी लिख सकते हो अगर आप ये बाई 2 नहीं लिखना चाहते हैं तब। हम आगे देखते हैं कि कौन सा है, दहन हुआ, पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ। किसी कार्बनिक पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब होता है जितनी ऑक्सीजन को उसको रिक्वायरमेंट है पूरा ऑक्सीजन देना, और इस तरह से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर अपूर्ण दहन हो रहा हो, दहन होना मतलब जलना, कोई कार्बन का ऑक्साइड का बनना, हाइड्रोजन का पानी में परिवर्तन, ये दहन ही कहलाता है, लेकिन ये अपूर्ण दहन है, अपूर्ण ऑक्सीकरण है। तो इस स्थिति में बनता है सीमित मात्रा में वायु या ऑक्सीजन में एल्केन का कार्बन मोनोऑक्साइड और बिना जले हुए कार्बन में परिवर्तन होता है, जिसको कहा जाता है कार्बन ब्लैक या कालिक कहा जाता है, जिसको काजल कहते हैं। इस में परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए इस चीज को देखते हैं। CH4 है मेरे पास और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है, तब ये क्या करता है, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है पानी बनकर निकल जाएगा। या इसके साथ अभिक्रिया हो रहा हो ऑक्सीजन के साथ, फिर ये पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो कार्बन और पानी। चलो बैलेंस करके देखते हैं। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 4, ये 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ पर कार्बन है 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 2 सॉरी हाइड्रोजन है 4, कार्बन है 1 4 1, ऑक्सीजन 1 और 1 2 हो गया। तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कर रहे हैं 4, ये लीजिए, ऑक्सीजन है 2 और 1 3, यहाँ पर 3/2 कर देता हूँ। जैसे उस टाइम जैसे करना चाहे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिएक्शन स्टेप मिल जाएगा। अगर C2H6 है या कोई भी एल्केन ले लो, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी मिलेगा। यानी जब अपूर्ण रूप से कम मात्रा में हो, कम मात्रा में क्या हो, ऑक्सीजन हो, तब की कंडीशन में, सब में कम मात्रा में हो ऑक्सीजन, तब की बात है। सीमित ऑक्सीकरण कहेंगे, अपूर्ण ऑक्सीकरण कहेंगे, अपूर्ण दहन कहेंगे। इस तरह से यहाँ पर अपूर्ण दहन हुआ। बैलेंस कर देते हैं, कार्बन ये 2 बार हो गया और हाइड्रोजन 6 है, 3 ऑक्सीजन की टोटल संख्या कितनी है यहाँ पर चेक कर लो, 2 और ये 5 5/2 लिख देता हूँ।
इस तरह से, तो ये कहलाता है अपूर्णन। लेकिन उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण भी होता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये स्पेशल कोई कार्बनिक यौगिक का निर्माण करेगा। मीथेन और ऑक्सीजन का अनुपात, मीथेन 9 और ऑक्सीजन 1, मतलब 9:1 के अनुपात में 120 वायुमंडलीय दाब पर टेम्परेचर रखा गया 475 केल्विन। कॉपर की नली में, कॉपर यहां पर उत्प्रेरक का काम करेगा, तो ये मिथाइल एल्कोहल बनता है। चलो देखते हैं, मीथेन में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, 9:1 में है इनकी मिश्रण। कॉपर की नली है, कॉपर यहां पर उत्प्रेरक का काम करेगा, कॉपर ट्यूब है, 120 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और तापमान है 475 केल्विन। तब इस कंडीशन में ये बनाता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ऑक्सीजन बिल्कुल कितना लगा देख लीजिएगा, कार्बन 1 दोनों तरफ, हाइड्रोजन 4 दोनों तरफ, ऑक्सीजन यहां पर है आपके पास 2, मैं लिख देता हूं 1/2। अब अगर ऐसा मैंने कहा ना, ऐसा नहीं लिखना चाहते तो रेखी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा इक्वेशन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये मिथाइल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल बनाने की बहुत अच्छी विधि भी है ये, तो ये मिथेनॉल भी कह सकते हैं इसको। तो मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल बनाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस तरह की अभिक्रियाएं ये देता है। समावयवीकरण, यानी एक समावयवी को दूसरे समावयवी में परिवर्तित करना, यानी कि इसके अणुसूत्र समान हो परंतु समावयवी अलग हो, ऐसी अभिक्रिया ये समावयवीकरण कहलाता है। जब सीधी श्रृंखला वाले एल्केन को एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ शुष्क HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ 575 केल्विन तापमान और 35 डिग्री सेल्सियस या 35 वायुमंडलीय दाब पर गर्म किया जाता है, तो वो क्या बना लेता है, एक सीधी चेंज होती है, वो श्रृंखला वाली बन जाती है। एग्जांपल यहां पर देखें, जैसे ये है आपके पास CH3 CH2 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 CH3 हो जाएगा लास्ट में, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। इसको हमने क्या किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड और HCl का मिश्रण लिया हमने, 575 केल्विन तापमान हमने रखा और वायुमंडलीय दाब लगभग कितना 35 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा। इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप इस चीज को और भी कुछ और कर सकते हैं, तो इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा, इससे अलग अलग तरह के उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। तो एक समावयवी हमारे पास ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन है, जो 1 2 3 और ये देखो पांच श्रृंखला आ गया, CH3 CH CH3 CH3, इस तरह से बन जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन का निर्माण करता है। इससे ब्यूटेन से बन जाता है 2 मिथाइल प्रोपेन, साइड चेन वाला कंपाउंड का निर्माण हो जाता है। तो एक समावयवी से दूसरे समावयवी का निर्माण हो गया। कौन सा समावयवी, श्रृंखला समावयवी बन जाते हैं, तो ये कहलाता है समावयवीकरण। एरोमेटिकरण मतलब होता है नॉर्मल एल्केन से वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं, CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 और ये CH3, ये नॉर्मल हेक्सेन है। नॉर्मल हेक्सेन को एक विशेष कंडीशन में रखते हैं, वो है क्रोमियम वेनेडियम, क्रोमियम वेनेडियम मोलिब्डेनम एल्यूमिना, क्रोमियम वेनेडियम मोलिब्डेनम एल्यूमिना Al2O3, या Al के ऑक्साइड में लिख दूं के ऑक्साइड, यानी यहां पर आप ले सकते हो Cr2O3 V2O5 MOO Al2O3। ये जो उत्प्रेरक है इसकी उपस्थिति में 10 लगभग 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपने 773 केल्विन ताप पर इसको ले गए, तो ये क्या करता है कि इसके हाइड्रोजन रिलीज होने लग जाएगा। हाइड्रोजन निकल गया इसमें से। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है भाई, C6H 7 दूनी 14 और 2 16, इससे 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 2 14, इसमें 14 है 14, यानी कि यहां से निकल जाएगा 4H2 8H2 निकल गया और अब बन गया है C6H6, यानी कि बेंजीन बन गया है। तो क्या बन गया, CH CH CH, तो ये क्या बन गया, एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। नॉन एरोमेटिक से एलिफेटिक से एरोमेटिक बन गया। तो इस तरह बेंजीन बन जाता है, तो क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण हुआ है, इसको एरोमेटिकरण कहेंगे। तो यहां पर ये एरोमेटिकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर ये हेप्टेन होता, C7 7 14 15 16 16, तो इस कंडीशन में ये बना लेता CH3 टॉल्विन बन जाएगा, हाइड्रोजन निकल गया, कितना हाइड्रोजन निकल गया 4H2, यहां भी निकल गया। तो इस तरह से यहां पर एरोमेटिक
आपको याद है ये लंबी 7 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन में परिवर्तित हो गया। यहाँ पर 5 3 8, एक मिनट, ये कितना लगते हैं, 16 है ना भाई ये, तो ये हेप्टेन, तो ये टॉल्यूइन बन गया, हेप्टेन से टॉल्यूइन बन गया। यहाँ पर हेक्सेन से क्या बन गया, बेंजीन बन गया। ये एरोमेटिक करण है, एरोमेटिक कंपाउंड का निर्माण हुआ। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बनना एरोमेटिक करण कहलाएगा। तो इस तरह की अभिक्रियाएं आपने यहाँ पे देखा। हम बात करते हैं भाप से किस प्रकार की क्रियाएं देखने को मिलता है। मीथेन और भाप के मिश्रण को 1273 केल्विन तापमान पर निकेल पर प्रवाहित करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्मित करता है। रिएक्शन तो दिख रहा होगा, बोलो, ये ऑक्सीजन चला गया कार्बन पे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन है 6 तो ये हो गया 3 6, इस तरह से हाइड्रोजन गैस मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। इस तरह से ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन का मिश्रण। तो इनका हाइड्रोजन गैस बनाने का एक व्यापारिक विधि भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाने की विधि हो सकती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इनका ईंधन के रूप में उपयोग होता है, बहुत ही इसके तुलना में ज्यादा प्रभावशाली ईंधन के रूप में उपयोग होगा। चलिए हम अगला शब्द पढ़ते हैं, भंजन या पायरोलाइसिस या क्रैकिंग। इसका मतलब है बड़े या उच्चतर हाइड्रोकार्बन जिसका अणुभार उच्च हो, यानी कि एक कार्बन चेन में लंबी लंबी कार्बन चेन हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को छोटे हाइड्रोकार्बन में तोड़ने वाली जो प्रक्रिया होती है या अभिक्रिया होता है उसको कहते हैं क्रैकिंग। यानी उच्च हाइड्रोकार्बन को निम्न हाइड्रोकार्बन में तोड़ना क्रैकिंग कहलाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हेक्सेन लिया गया है, हेक्सेन को 773 केल्विन तापमान पर गर्म किया गया, यानी कि उच्च तापमान पर गर्म किया गया। तो ये टूट गया, हाइड्रोजन निकल गया, तो ये हेक्सेन बन गया। 4 और 2 कार्बन में टूट गया, 3 2 और 1 में टूट गया, 3 2 हो गया, 5 और 6 टूट गया। इस तरह से दूसरे भी अगर हमारे पास, देखो यहाँ पर याद रखिए, उच्च ताप पर ये विघटित हो जाती है, बॉन्ड ब्रेक होकर के अलग हो जाता है। इस बात को क्रैकिंग कहेंगे। क्रैकिंग की इस क्रियाओं को भी यहाँ पर देख लीजिएगा। मान लेते मेरे पास है C10H22 है। अब बताओ ये किस किस रूप में टूट सकता है। एक तो यही है कि भाई C10H20 प्लस H2 में टूट सकता है, और क्या टूट सकता है, CH4 C9H18 में टूट सकता है, CH4 C2S6, इसी तरह से अब 3 में अलग हो गया तो C7H14 में टूट सकता है, C5H10 C5H12 में टूट सकता है। तो ऐसे कई और भी चीजें बन सकती है, ये ध्यान रखिए। मतलब यहाँ पर 2 टुकड़े में या 3 टुकड़े में या 4 टुकड़े में भी टूट सकता है, सब बराबर भी हो सकते हैं, सब अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का उच्च हाइड्रोकार्बन का निम्न हाइड्रोकार्बन में टूटना क्रैकिंग कहलाता है, क्रैक होना, टूटना कहलाता है। इसको भंजन कहते हैं, इसको पायरोलाइसिस भी कहते हैं। उच्च ताप पर उच्च हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन में या निम्न हाइड्रोकार्बन परमाणु संख्या वाले एल्केन में टूट जाती है। इस विखंडन को हम भंजन कहते हैं। ताप के द्वारा किया जाता है ताप विखंडन, ताप भंजन कहते हैं। भाप के द्वारा किया जाता है भाप भंजन कहते हैं। अलग अलग नाम है इसके, तो वो अलग अलग तरह से किया जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए जरूरी है वो ये है कि भाई एल्केन का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उनको भी जाने। जितने भी रिएक्शन मैंने आपको बताया, सारे रिएक्शन को आप 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि सारे रिएक्शन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। हमने हैलोजनीकरण देखा, हमने नाइट्रीकरण देखा, हमने सल्फोनीकरण देखा, ऑक्सीकरण की अलग अलग प्रक्रियाओं में हमने दहन देखा जो पूर्ण ऑक्सीकरण है, हमने अपूर्ण दहन देखा जिसमें वो कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरे भाग में टूट जाना, हाइड्रोजन यानी जल में टूट जाना। फिर हमने ये भी देखा कि उत्प्रेरकी हाइड्रोकार्बन जिसमें अल्कोहल का निर्माण होते हुए हमने देखा। फिर हमने समावयवीकरण और एरोमेटिकरण भी देखा। तो इन सारी चीजों का सिर्फ हेडिंग लिखना और रिएक्शन को बना बना के आपको देखना होगा। इससे क्या होगा, पूरी बातें एक एक करके याद भी आती जाएंगी और वो चीज पे आपकी अच्छी कमांड भी होता जाएगा। तो यहाँ पर रिएक्शन की शुरुआत हो रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने की शुरुआत हो रही, तो इसको आप प्रैक्टिस में अच्छे से जरूर लीजिएगा। काफी सरल चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ा है, और भी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिलता है आगे जाकर देखेंगे। इसका उपयोग क्या है कार्बन ब्लैक बनाने में। जब हम एल्केन का अपूर्ण रूप से दहन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कार्बन कालिक प्राप्त होता है, जो कहलाता है काजल या कार्बन ब्लैक कहलाता है। तो कार्बन ब्लैक बनता है। कार्बन ब्लैक का जो उपयोग है वो है स्याही बनाने में, काले पेंट बनाने में, पॉलिश आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। तो कार्बन ब्लैक का उपयोग आपको कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा, किस पे उपयोग होता है इसका। कार्बन ब्लैक का उपयोग होता है, तो कार्बन ब्लैक क्लियर इसको बनाने में इसका उपयोग होता है, बहुत ज्यादा उपयोग है। आप समझ सकते हो स्याही बनाने में, ब्लैक स्याही बनाने में, यानी ब्लैक इंक जो प्रिंटर वगैरह में यूज होता है वो भी कार्बन ब्लैक ही होता है, ध्यान रखिएगा। गैसीय ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। गैसीय ईंधन के रूप में एल्केन जो है, जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन एलपीजी में होता है, नेचुरल गैस में मीथेन गैस होता है, गोबर गैस में मीथेन गैस होता है। तो ये जो एल्केन है इसका उपयोग गैसीय ईंधन के रूप में किया जाता है।
एलपीजी के रूप में, ब्यूटेन के रूप में, ब्यूटेन होता है एलपीजी में, ब्यूटेन की काफी अधिक मात्रा होती है। चलिए, पेट्रोलियम से प्राप्त उच्च एल्केन जैसे पेट्रोल, केरोसिन, स्नेहक तेल, पैराफिन ऑयल, मोम आदि का जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोग। आप जानते हैं पेट्रोल का क्या उपयोग है, केरोसिन का क्या उपयोग है। स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेंट्स ऑयल, जो गाड़ियों में डाली जाती है, इंजन में जो डाला जाता है, जो ऑयल डाला जाता है जिसकी वजह से लुब्रिकेशन होता रहता है, चिकनापन बना रहता है, इसका उपयोग किया जाता है। कुछ हैलोजन व्युत्पन्नों जैसे कि क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक अच्छा विलायक है और क्लोरोफॉर्म का शुरुआती दौर पर मेडिकल साइंस में काफी उपयोग हुआ है, बेहोश करने के लिए यानी निषेध करने के लिए, जिससे ऑपरेशन आसानी से किया जा सके। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अच्छा उपयोगी, क्या एक अच्छा विलायक के रूप में काम आता है। उद्योगों, देखो प्रयोगशाला उद्योगों में उपयोगी है। कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ जैसे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड, अम्ल आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। याद रखिएगा, ये है एल्केन का उपयोग हमारे जीवन में। हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। रासायनिक गुण, मीथेन का रासायनिक गुण क्या है? मीथेन को ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो यहां पर सीमित मात्रा में यानी कि अल्प मात्रा में ऑक्सीजन लेकर क्रिया कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है। मीथेन को ऑक्सीजन की अधिकता में अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। मीथेन को कॉपर की नली पर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित करेंगे तो ये एल्कोहल प्राप्त होता है। देखो फ्लो चार्ट। इसी तरह से मीथेन का ऑक्सीजन के साथ विक्रिया है MnO की उपस्थिति में तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। कॉपर नली कॉपर उत्प्रेरक है तो बनाता है अल्कोहल, और अगर MnO उत्प्रेरक है तो ये फॉर्मल्डिहाइड बनाता है, इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। मीथेन की क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसकी आयोडीन से अभिक्रिया कराते हैं या HiO3 के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है हाइड्रोमीथेन। नाइट्रिक अम्ल के वाष्प के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोमीथेन। भाप के साथ क्रिया कराने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है। ये हमने अभिक्रियाओं का एक तरह से रिवीजन कर लिया। हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज, छोटे प्रश्न, सरल प्रश्न, इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, काफी आसान है। पहला प्रश्न आपके पास है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड की वुड्स अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है? हेक्सेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन, प्रोपेन, न्यू हेक्सेन। बताओ, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का अगर हम वुड्स अभिक्रिया कराते तो क्या बनेगा? सोचो, क्योंकि जब से शुरुआत हुआ पढ़ाई का वो सारे स्तर को सोचते हुए आपको यूज करना है अपने ज्ञान का। कठिन क्वेश्चन नहीं है बेटा, पर यदि आप रोज प्रैक्टिस कर रहे होगे, पुरानी चीजों को भी पढ़ रहे होगे, नई चीजों को भी पढ़ रहे होगे तो जवाब आसान है आपके लिए। क्या होगा? सिर्फ तुक्का मत मारिए, सॉल्व करिए, वुड्स अभिक्रिया के द्वारा सॉल्व करिए। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है वो भी आपको पता है, तो चलो कोशिश करो। क्या जवाब मिल गया आपको? आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होगा? एक ये लीजिए, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये ब्रोमाइड है, 1 2 3 और ये 4। ये आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 प्रोपाइल है ना। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा? ये 2 सेम स्ट्रक्चर होगा, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन होगा ड्राई ईथर की उपस्थिति में, आइसोप्रोपाइल। अब ये Br और ये Br दोनों इसके साथ निकल गए, 2NaBr बन गया, प्लस क्या बच गया? देखो आप फाइनल, ये और ये चिपक जाएगा दोनों, C ये C, फिर इधर का भी तो C ये नाम क्या होना चाहिए इसका? 1 2 3 4, तो 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बी ऑप्शन राइट है। कितने बच्चों ने सोचा था ये चीज? चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, ये आपके पास है ये कार्बोनिल यौगिक का NH2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहा जाता है, तथा NaOH के साथ एल्केन में अपचयन कहलाता है। क्लेमेंशियन अपचयन, वुल्फ-किशनर अपचयन, वुड्स अभिक्रिया, कोंडोर-फॉर्ली अपचयन। कार्बोनिल यौगिक, चलो आंसर करते हैं। कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO समूह होता है, कार्बोनिल समूह ये ऐसे यौगिक जिनमें CO समूह होता है।
R C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन NH2 NH2, इनके द्वारा जब प्रतिक्रिया होता है तो 2H और ये ऑक्सीजन निकल गया पानी बन करके और बच गया R C डबल बॉन्ड O। अब आपके पास बचा है N और NH2, इसमें क्षार के साथ इनको बॉइल करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये निकल जाता है N2 प्लस ये हो जाएगा R R C। अब देखो 2H बचा इसमें का, ये बन जाएगा CH2, यानी कि एल्केन बन गया। इस अभिक्रिया को कहा जाता है वुल्फ किश्नर अभिक्रिया। याद रखेंगे, वुल्फ किश्नर अभिक्रिया ये है। अभिक्रियाएं बहुत सारी छुपी हुई है, बहुत सारी रिएक्शंस है, सारी अभिक्रियाओं को एक एक करके हम देखते जाते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन के साथ, कभी कुछ थ्योरी के साथ, और सब मिलाकर के सारी सारी बातों को हम आपके सामने लाते जाएंगे एक एक करके। आपको कुछ चीजों को और फाइंड करना और ढूंढना है ऐसे ही। चलो अगला प्रश्न हमारे पास है, CH4 के क्लोरीनीकरण द्वारा CCl4 बनना एक उदाहरण है। चलो, ए है योगात्मक अभिक्रिया, बी है विलोपन अभिक्रिया, सी है अपचयन अभिक्रिया, डी है एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हाँ जी, तो इसे कहेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि क्लोरीनीकरण में तो क्लोरीन के द्वारा रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके CCl4 बनता है। हम हाइड्रोकार्बन में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एल्कीन। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।